नमस्कार, कमोडिटी के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। त्योहारों में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले एग्री कमोडिटीज हैं खाने का तेल और चीनी, और आम लोगों को यहां पर ये आराम से आजकल मिल रही है। इन दोनों ही कमोडिटीज के भाव साल के उच्चतम स्तर से काफी नीचे फिसल चुके हैं। हमारे इस खास शो में हमारे साथ आज यहाँ पर बाजार में जुड़े हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दौरव मिस्त्री, सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया और श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत बधाई भी। खाने के तेलों के साथ ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर किचन में रोजाना यूज होता है। इंडियन मार्केट्स में तो इसके बिना चलता ही नहीं है। और भावों में इस साल काफी उठापटक देखने को मिली है, इतनी ज्यादा जो पिछले कई सालों में शायद हमने बनते हुए नहीं देखी। अपने नियर ऑल टाइम हाइज, मल्टी ईयर हाइज जो हमने ऑलमोस्ट सभी खाने के तेलों में बनते हुए देखे, वहां से भाव अब काफी नीचे टूट चुके हैं। और काफी हद तक यहां पर कई सरकारों का हाथ भी रहा है, चाहे वो इंडोनेशिया रहा हो या फिर भारतीय बाजारों में, जहां पर हमने काफी सारे पॉलिसी मेजर्स देखे जिसका इंपैक्ट भी यहां पर प्राइसेस में रहा। अतुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहां पर फिलहाल भाव नजर आते हैं, ये जो पूरा त्योहारों वाला क्वार्टर है, कैलेंडर ईयर का आखिरी क्वार्टर, कैसे देखते हैं आप यहां पर प्राइसेस? देखिए, एक पिक्चर थी मुगले आजम जी, उसमें पृथ्वीराज कपूर बोलते हैं कि तुमको ये जीने नहीं देगा और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो सिचुएशन आज की तारीख में अपने तेलों के बाजार में भी है। रिसेशन और मॉनेटरी टाइटनिंग बाजारों को बढ़ने नहीं देगी, और जो स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल डिमांड है ये बाजारों को घटने नहीं देगी। तो मेरा तो ये मानना है कि अब बाजार जो है आने वाले दिनों में रेंज बाउंड ही रहने चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ये फिर मॉनेटरी टाइटनिंग और ये जो रुपया कमजोर हो रहा है, ये सब चीजें आएंगी फैक्टर। और जहां तक डोमेस्टिक का सवाल है, अपनी क्रॉप भी अच्छी है, तो ओवरऑल मैं नहीं समझता कि बाजारों में या तो ऊपर जाने का बहुत ज्यादा गुंजाइश हो या नीचे जाने का। तो जहां तक अपने कंज्यूमर्स का सवाल है, कंज्यूमर्स को तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी सौगात है, क्योंकि सब तरफ से बाजारों में मंदी के वो हैं। पाम ने बहुत तोड़ा है बाजारों को। पाम इतना जबरदस्त टूटा कि उसके चलते और सारे तेल भी टूटे। तो दैट शुड बी अ गुड इंक्लिंग फॉर द कंज्यूमर्स। जी हाँ, सभी खाने के तेलों में यहाँ पर भावों में काफी गिरावट देखने को मिली है। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं जो इतने सारे मेजर्स यहाँ पर लिए गए? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स कंज्यूमर के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, क्या आपको लगता है किसान कहीं पीछे छूट गए इन सब मेजर्स में? मनीषा जी, पहली बात तो आपने तो तेल और चीनी की कही, तो मैं कहूंगा आपके मुंह में घी शक्कर। और अभी त्योहारों का टाइम है, तो मिठाई और नमकीन, मिठाई बनेगी शक्कर से और नमकीन बनेंगे तेल से। तो मिठाई और नमकीन खाने का बड़ा मौका अच्छा आ गया है। कंज्यूमर को राहत है, कंज्यूमर बड़ी तरह से एंजॉय कर सकता है। पिछले महीने में हमने देखा सितंबर में इंडिया में रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ वेजिटेबल ऑयल का। 17 लाख टन तेल हमने इंपोर्ट किया है। तो अब इनफ तेल अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, डिमांड भी अच्छी है और बहुत अच्छी तरह से इस डिमांड को मीट कर रहे हैं इंडस्ट्री और ट्रेड। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी। और जहां तक किसानों का सवाल आप जो कह रही हैं, वो अभी सोयाबीन की कीमतें जो आप देख रहे हैं, प्लांट डिलीवरी की कीमतें अभी 5,000 से 5100 रुपया हो चुकी है, और मंडी की कीमतें अभी समझ के चलिए 47,500 से 4800 रुपए के रेंज में है, और सपोर्ट प्राइस 4300 रुपए की है सोयाबीन की। तो अभी भी हम सपोर्ट प्राइस के ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली ये सिचुएशन जो है, ये मुझे लग रहा है कि दीपावली के बाद में जब अराइवल बढ़ेगी, अराइवल बढ़ने के बाद में किसानों के लिए ये दिक्कत हो सकती है, और किसानों को एक बार सपोर्ट प्राइस के आसपास सोयाबीन आ सकता है। और वो लेवल यदि आएगा तो किसान अभी भी मतलब दिवाली के बाद एजिटेशन शुरू कर सकते हैं, और उस बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा चिंतित होना पड़ेगा। बट आई थिंक ये सब बातें अभी अक्टूबर में तो कुछ नहीं होना है। नवंबर में भी मुझे लग रहा है कि गुजरात के इलेक्शंस है, सो लेट अस बी प्रैक्टिकल कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते नवंबर एंड तक, जब तक मुश्किल है। पर दिसंबर के फर्स्ट हाफ में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को फिर ये बैलेंस आउट करना पड़ेगा कंज्यूमर और फार्मर के बीच में, और दिसंबर के फर्स्ट हाफ में दिन प्रोबेबिलिटी बन सकती है गवर्नमेंट को ड्यूटी बढ़ाने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा, और वो शायद हालत बन जाएंगे, तो वो बात होगी। तो लेकिन फिर भी आप देखें तो अच्छा है कि कंज्यूमर को त्योहारों के समय अच्छी राहत मिल जाएगी, और किसान जब अपना माल मंडी में लाएगा और फुल फोर्स में जब नवंबर एंड में दिसंबर में माल आएगा, तो गवर्नमेंट कोई करेक्टिव मेजर उस समय ले सकती है, तो वो ले ले।
और जहां तक अभी एक देख रहे हैं आप, बारिशें अभी तक चल रही है, बारिशें अभी विड्रॉ नहीं हुई है, मानसून एक्सटेंडेड बन चुका है एंड इस चक्कर को लेके थोड़ा सा फसल भी डिले हो गई है, थोड़ा बहुत नुकसान और एडिशनल होने की जगह बन रही है। तो ये बात हमारे को ध्यान में रखने की भी जरूरत है। बट लेकिन हमने इंपोर्ट इतना ज्यादा कर लिया और इतनी अच्छी क्वांटिटी में कर लिया है, और सितंबर में 17 लाख टन आ गया, अक्टूबर में भी मेरे अनुमान से 15 लाख टन तेल आ जाएगा, और नवंबर में करीबन 13 लाख टन तेल आ जाएगा। तो हमारे पास तेल की कमी नहीं रहेगी, इनफ एडिबल ऑयल सिस्टम में अवेलेबल रहेगा। तो कंज्यूमर के लिए, सबके लिए ये खुशी की बात रहेगी। जहां तक अभी सनफ्लावर ऑयल में देखें तो ये यूक्रेन का जो कॉरिडोर है, जिसके बारे में 20 नवंबर तक 22 नवंबर तक अलाउड था, वो कॉरिडोर का अभी एक्सटेंशन अनाउंस नहीं हुआ है। तो वो एक चिंता की बात है। वो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, एक मार्केट अनसर्टेनिटी में है। इसके लिए थोड़ा सनफ्लावर का मार्केट अभी थोड़ा सा ऑफर साइड जो है थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं। ओके, सर्टेनिटी नहीं हलती है। बाकी सोयाबीन और पाम में सप्लाई फुल फोर्स में शुरू है, और वैसे सनफ्लावर में हमें रशिया से भी सप्लाई बहुत मिल रहा है, अच्छी तरह से मिल रहा है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, यानी कि अवेलेबिलिटी को लेकर कोई चिंता नहीं है। अफोर्डेबिलिटी एक इशू जरूर बन रहा था एक साल के शुरुआत में, लेकिन अब तो वो भी चीज खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि भाव काफी कम आ गए हैं, लेकिन रिटेलर्स को अभी वो लेवल्स यहां पर मिलते हुए नहीं दिखे हैं। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहां पर दौरब जी को भी पेश करते हैं। दौरब जी, आप पाम पे ऑफकोर्स लगातार कहते रहे हैं कि आप बेरिश हैं और भावों में लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी भी है, तो पहले प्राइसेस को आउट ऑफ द वे कर लेते हैं। जो करंट लेवल्स हैं, जो ऑलरेडी यहां पर 40-45% अपने हाई से गिर चुके हैं, कैसे देखते हैं आप अगला 1 महीना, अगले 3 महीने, क्योंकि ये त्योहारों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट महीने हैं? आपको धन्यवाद मनीषा जी, और मेरे भाई अतुल जी और संदीप जी। मैं कहता हूं कि ये ओपेक ने जो बदमाशी की है पिछले हफ्ते में, इस बदमाशी का नतीजा है कि भाव थोड़े बढ़े हैं और रोज रोज बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल और खाने के तेल में अब एक प्रकार की रिलेशनशिप हो चुकी है। और ये क्रूड ऑयल को कुछ भी करके, सच्चा झूठा कुछ भी बोल के ओपेक वालों ने चढ़ा दिया है, और चढ़ाते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब देखना है कि अगले सप्ताह ये लोग भाव को टिका सकते हैं या नहीं। व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने इसका काफी सख्त जवाब दिया है, लेकिन हमें देखना है कि अमेरिका कितना कर सकता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कितना माल छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और देखना है कि ये ओपेक ने जो बदमाशी की है वो टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो ये बड़ा सवाल है, और इससे मेरा जो फोरकास्ट था वो थोड़ा अपसेट हो गया। भाव गिरते थे, मलेशिया में 3,200 रिंगिट तक आ गए थे, 3,000 रिंगिट होने की संभावना थी। अब ये लोग वापस उसको 4,000 के आसपास ले जा रहे हैं। तो ये सटोड़िए करते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में, जैसे संदीप जी ने सही बताया, बहुत इंपोर्ट कर लिया है, बहुत जोर से इंपोर्ट कर लिया है। मेरा अनुमान है कि नवंबर की पहली तारीख तक, यानी कि अक्टूबर के अराइवल्स को लेते, हिंदुस्तान में स्टॉक कम से कम 25 लाख टन या 30 लाख टन का एडिबल ऑयल का स्टॉक बन जाएगा, जो स्टॉक 20 लाख टन से कम था। तो इस स्टॉक की हैसियत से मेरे ख्याल से लोकल मार्केट में वापस प्रेशर आएगी। और जैसे कि मेरे भाई अतुल जी ने पिछले दिन बताया, हिंदुस्तान सरकार को एक प्रकार का डिसीजन लेना पड़ेगा दिवाली के बाद कि इंपोर्ट ड्यूटी, थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी पाम पे लगाए या नहीं, क्योंकि ये इंपोर्ट ड्यूटी का एक जो साधन हमारे हाथ में है, वो हमेशा हमें उसको हाथ में रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। ये सरकार ने बहुत गलत किया कि पहले से हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर हो गए, बोले कि भैया 31 मार्च तक हम बिल ड्यूटी को बढ़ाने नहीं वाले हैं। ये आपने एक ब्लैंक चेक मलेशिया और इंडोनेशिया के हाथों में दे दिया। ये कभी नहीं सरकार को करना चाहिए। अपने हाथों में अपना समाधान, अपना सावधान रखना चाहिए, और सरकार को हमेशा बताना चाहिए कि भाई देखो, हम हमारे किसान और हमारे कंज्यूमर दोनों की हालत को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी।
जी हाँ, एब्सोल्युटली जो ये 6 महीने का एक्सटेंशन है ये बहुत ज़्यादा बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और जैसे आप सभी ने कहा कि हो सकता है नवंबर के बाद हम एक रीथिंक यहाँ पर इन मेजर्स पे आता हुआ देखें, आई मीन वो एक बाजार यहाँ पर देखेगा। आप तीनों से ये एक सवाल, और मैं अतुल जी आपसे पहले शुरुआत करूंगी। जिस तरह की स्थिति अब यहाँ पर है, हमें पता है कि अक्टूबर में अराइवल्स भी आएंगे, जैसे संदीप जी ने कहा कि हाँ बॉम्बे में तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक यही हाल है, गुजरात में भी यहाँ पर हमने बारिश होते हुए देखी है, तो कितना इम्पैक्ट उसका रह सकता है? अगर वो भी एक तरफ साइड में रखें, प्राइसेस आपको क्या लगते हैं आने वाले 1.5-2 महीने में कितनी गिरावट और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अतुल जी? देखिए, मेरे को लगता है अब इस लेवल से जो 2 मिलियन बैरल्स जो अभी दुरा भाई भी बोल रहे थे जी, तेल का वो कम कर दिया है, ये सब चीजें विल प्रोबेबली इंश्योर कि बायोडीजल में थोड़ा पाम जाने लगे। और पिछले 1-1.5 महीने में पाम हिंदुस्तान में इस कदर आया है, तो उससे एटलीस्ट ओरिजिन कंट्रीज में जैसे इंडोनेशिया है या मलेशिया है, वहां पे जो स्टॉक के जो प्रेशर्स हो गए थे वो थोड़े बहुत मैं समझता हूँ ईज हो चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाजार अब रेंज बाउंड रहेंगे। ऊपर में अगर ये 400 रिंगिट की बात कर रहे थे दुराब भाई, ऊपर का वो 400 रिंगिट का रेंज और नीचे में 3200-3250 BMD का, मैं समझता हूँ बाजार रेंज बाउंड होंगे। एक चीज मैं और आपसे शेयर करूंगा जी, पाम सस्ता होने के कारण बेइंतहा पाम हिंदुस्तान में आया है, जी, और उसके मुकाबले में सोया और सनफ्लावर उस हद तक नहीं आए हैं। मैं समझता हूँ दिस विल, और जैसे जैसे अपने ठंड आती जाएगी पाम का कंजम्पशन रिलेटिवली घटता है, बट ओवरऑल बाजार रेंज बाउंड रहेंगे। बहुत ज्यादा ना ऊपर जाने की जगह है और ना बहुत ज्यादा नीचे जाने की जगह है। जितने गिरने थे मैं समझता हूँ काफी हद तक गिर चुके। तो भी आप कहेंगे 2-4% ऊपर नीचे, क्या रेंज क्या देखते हैं? 2% प्लस माइनस, 4% प्लस माइनस? मैं 5% प्लस माइनस की रेंज देख रहा हूँ। ओके, संदीप जी आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? आपको भी लगता है कि रुकावट जो गिरावट है वो अब थमेगी? अभी दोराब जी ने जैसे कहा है कि ओपेक ने बदमाशी करी है, तो बात से मैं सहमत हूँ। नीचे में हमने देखा $76 क्रूड हो गया था और अभी क्रूड वापस $89 हो गया है। सो देखिए, आजकल सब चीजों में वेज ऑयल, जैसे वर्ल्ड का 20% वेज ऑयल जो है वो बायोडीजल में जा रहा है, तो क्रूड की मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट करती है वेज ऑयल की प्राइसेस पे। तो क्रूड वापस इतना ऊपर आने से तो अभी हमको क्रूड को पहले वॉच करना पड़ेगा। Okay. दूसरा, हमें शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में क्या एक्टिविटी है वो देखना पड़ेगा। पाम इज जस्ट अ फॉलोअर ऑफ एवरीथिंग। तो अभी ये माहौल दोनों चीज को देख के हमको समझना पड़ेगा, बट ब्रॉड रेंज मुझे लग रहा है कि अभी फॉर टाइम बिंग महीना 1.5 महीना के लिए ब्रॉड रेंज आप समझना चाहो तो वो करीबन 3600 रिंगिट से 4000 रिंगिट के बीच का आप समझ के चलिए, ये मलेशियन रिंगिट में होगा। और CNF इंडिया में ब्रॉड रेंज जो समझ के चलिए करीबन $875 से करीबन $1000 तक का रेंज होगा, इसमें चलेगा। उसके बाद यदि क्रूड वापस नीचे आता है या सोयाबीन ऑयल नीचे आता है तो पाम तेल, जैसे दोराब जी ने कहा है कि पहले भी जाके नवंबर दिसंबर में वापस एक डाउनफॉल आ सकता है, तो लोगों के माइंड में वो डर अभी भी है कि एक डाउनफॉल मार्केट और देख सकता है। और अभी तो ठीक है 30 दिन 45 दिन निकल जाएंगे, लेकिन वो जब इंडियन डिमांड भी स्लो हो जाएगी, त्योहार भी पूरे हो जाएंगे, हमारी बाइंग थोड़ी स्लो हो जाएगी, और उस समय थोड़ा क्रूड ढीला हो गया और सोयाबीन ऑयल ढीला हो गया तो प्रेशर वापस पाम पे बन सकता है। और वापस पाम जो है, जैसे दोराब जी ने कहा है 3000-3200 के रेंज में, वो इम्पॉसिबल नहीं है जाना, तो वो हमें समझ के करना पड़ेगा काम। और इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है पाम में, तो डेफिनेटली फिर तो असर तो वो ओरिजिन में आएगा ही, और फिर तो वो प्रोबेबल टारगेट हो जाएगा। जी हाँ, काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये वो बाजार नहीं है जो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सके डिमांड सप्लाई के हिसाब से। जस्ट टू मेनी थिंग्स जो एक साथ में यहाँ पर मूव करती हैं। दोराब जी आप रिआइटरेट करेंगे, जैसे आपने कहा 3000 तक यहाँ पर भाव गिर सकते हैं इस साल के अंत तक? बिल्कुल बिल्कुल 3000 से नीचे भी भाव जा सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे दोस्तों ने बताया, संदीप जी और अतुल जी, अभी थोड़ी डिस्टरबेंस बाजार में आ गई ये ओपेक की बदमाशी की वजह से, और तेजी वाले बाजार में काफी ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो इससे थोड़ी स्टेबिलिटी प्राइसेस में आ सकती है। ये जो रेंज बताया गया वो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये रेंज चल सकता है, लेकिन कितने दिन तक ये रेंज चलेगा ये देखना है, क्योंकि आप जानती है
कि अमेरिका ने भी जवाब में कहा है कि वो एक प्राइस कैप लगाएंगे रशियन ऑयल जी। पे। मैं ये बहुत ही इंटरेस्ट से वॉच करता हूं कि ये प्राइस कैप कैसे चलेगी। मेरा मानना है कि ये प्राइस कैप सफल होगी और इसे रशिया को काफी तकलीफ होने वाली है। इसलिए इन लोगों ने सऊदी के साथ पहले ही एक अलायंस बना के ये भाव बढ़ा दिया है, कट किया है प्रोडक्शन। लेकिन ये बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है। मार्केट में काफी नए नए डेवलपमेंट्स रोज हर हफ्ता आते रहते हैं, इसलिए हमें वॉच करना होगा। और सबसे महत्व की बात है, मैं बाजार में काफी 40 साल से हूं और मैंने देखा है कि दिवाली के बाद इंडिया की बाइंग, इंडिया की इंपोर्ट हमेशा हमेशा कम हो जाती है। और इस साल दिवाली के बाद जबकि हमारे पास करीबन 30 लाख टन का स्टॉक है, तब हमको देखना होगा कि इंडिया की बाइंग कितनी होगी। और इंडिया की बाइंग की वजह से ही पाम भाव में ये स्टेबिलिटी आई है। इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू एंड आई इमेजिन। अगर इंडियन बाइंग नहीं होती, और आप संदीप जी से पूछिए, अतुल जी से पूछिए, अगर इंडिया की बाइंग नहीं होती तो ये भाव 2500 बहुत पहले चले गए होते। जी हाँ, right, नहीं yes. इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, इसी के साथ एक ब्रेक। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को दे देता है, लेकिन इस सीजन में मैं जरूर बताता हूँ कि ये दो उपस्थित जो हमारे साथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, न सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए भी। ओके, पॉइंट टेकन। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुकना चाहेंगे। जब लौटेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट पहलू हो सकते हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, उनके बारे में अपने एक्सपर्ट से करेंगे बात।